हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 28 जुलाई और आज भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सीधे एग्ज़ाम में बनने की पूरी संभावना है, तो पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आज का मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में आएगी रुकावट बहुत, मगर तू बढ़ते जाना, रोकेगा जमाना तुझे पर तू चलते जाना। जब रहेगी सामने मंजिल तेरे तो रुकावटों पर नज़र भी नहीं जा पाएगी। रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे जब सपनों में भी मंजिल नज़र आएगी। बहुत सही लाइन लिखी है कि कितनी भी रुकावटें आएँ, कितनी भी बहुत चुनौतियाँ आएँ, बस आपको आपके सामने आपका लक्ष्य होना चाहिए। और अगर आपके सामने आपका लक्ष्य ही खाली दिखेगा तो कितनी भी रुकावटें आ रही हैं, कितनी भी बाधाएं आ रही हैं, आपको वो सारी बहुत ही तुच्छ नज़र आएंगी, बहुत ही छोटी नज़र आएंगी। और बस आपको अपना लक्ष्य दिखेगा और आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हर रुकावट, हर बाधाओं को पार कर लेंगे और जो सफलता है वो आप वहाँ तक आप पहुँच ही जाएंगे। तो कितनी भी रुकावटें आती हैं तो आने दीजिए, बस आपको अपना लक्ष्य ही दिखना चाहिए, ओनली लक्ष्य, अपना गोल। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, जिसने भी अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जा करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ इसकी PDF आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, प्लस वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाती है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है वो आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड थिंग, आपको जो भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है। इन सभी की लिंक आपको चैनल के इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी सारी डिटेल। तो चलिए सेशन को अब स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूरी संभावना है पूछे जाने की, तो इसको आप स्टार बना लीजिए। क्या कह रहा है, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा गुजरात में। कहाँ किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। चलिए इसके बारे में और डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका गुजरात में किया जाना है, एक मिनट, ये गुजरात में जो किया जा रहा है आयोजन, ये यहाँ पर खेलों की जो संख्या होगी, खेलों की संख्या ये कितनी होगी, 36 होगी। 36वां है भी और खेलों की संख्या भी 36 होगी। और अभी तक का देखा जाए तो ये अधिकतम है। खेलों की संख्या जो है अभी तक का जितने भी आयोजन हुए हैं 35, तो उसमें भी अधिकतम जो है ये 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल में है। ये आपको देखना, और ध्यान ये देखना किस नंबर का है, ये भी आपको एक क्वेश्चन इसी से बनेगा कि किस नंबर का ये है इस बार। तो 36वें नंबर का है। और इसमें जो नए खेल जोड़े गए हैं वो कौन से हैं, एक मलखंभ है, मलखंभ, और सेकंड है योगासन, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इसका जो लोगो है, एक मिनट, लोगो मैं यहाँ लेना भूल गई। मैं आपको लोगो क्या है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। लोगो में क्या बना हुआ है, एशियाई शेर, और सेकंड वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। इस लोगो जारी किया गया है, इसमें एशियाई शेर बना हुआ है और स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है वल्लभ भाई पटेल जी की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लोगो, ये मैंने बता दिया। और दूसरी लाइन अगर बात करें, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो ध्येय वाक्य है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसका ध्येय वाक्य सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, थ्रू स्पोर्ट्स क्या है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी
थ्रू स्पोर्ट्स, ये इसका ध्येय वाक्य रखा गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो कि 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये चलेगा। 36वें नंबर का है, 36 खेल का आयोजन होगा और इस बार जो है ये अधिकतम खेलों का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। 2 ऐड किए गए हैं, एक मलखम्ब और योगासन, नए खेल जो जोड़े गए हैं। लोगो जारी किया गया जिसमें एशियाई शेर और स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। सेकेंड, इसका जो क्या कहते हैं ध्येय वाक्य है वो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इतना आपको याद हो गया होगा। एक और आपको रिवीजन करा दिया जा रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी पूछ ले आपको एकदम तैयार रहना है टिक करने के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला में। अब ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ये रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं आपको। ये पंचकुला कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। तो यहाँ पे हरियाणा ही जो है इस खेल में विजयी हुआ है, हरियाणा ही इस खेल में विजयी हुआ है। और इस खेल का जो शुभंकर वो क्या था? धाकड़ था। क्या था? धाकड़ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन नंबर आज का, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर? कब मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और ये इस हेपेटाइटिस से क्या होता है, अगर देखा जाए तो हर साल पूरे विश्व में लाखों लोगों की मौत इस हेपेटाइटिस से होती है। ये एक ऐसी बीमारी है, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड हो गया कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है। और ये संक्रमण से फैलती है। किससे फैलती है? संक्रमण से। ये बीमारी जो है वो किससे फैलती है? संक्रमण से। क्लियर? हेपेटाइटिस वायरस जो है, ये वायरस है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई इसमें शामिल है। लेकिन अगर इन हेपेटाइटिस में सबसे खतरनाक जो माना जाता है, सर्वाधिक खतरनाक जो माना जाता है, वो हेपेटाइटिस बी को माना जाता है। क्लियर हो गया होगा? हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जो है वो मनुष्य के लीवर को प्रभावित करता है, जिससे लीवर में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए इसकी जो थीम रखी गई है, हेपेटाइटिस की थीम जो रखी गई है वो क्या थीम रखी गई है? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर्स टू यू। ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर्स टू यू, ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब जब लीवर नाम आ ही गया कि ये लीवर को प्रभावित करता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको पूरा फैक्ट याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्थान ने जवाहरलाल तारामंडल में, स्टार बनाइए, हाल ही में किस संस्थान ने जवाहरलाल तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने जवाहरलाल तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। इसरो जिसका क्या है हिंदी में? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसने क्या किया है? जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में क्या होगा? जो विभिन्न भारतीय उपग्रह हैं और लॉन्च वाहन के स्केल मॉडल सहित कई प्रदर्शनियां इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें देखा जाए तो गगनयान का एक इंटरेक्टिव मॉडल भी शामिल है, जो पहले भारतीय चालित अंतरिक्षयान है, जिसे जल्द ही क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसरो का अगर मुख्यालय बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटका में है। इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 1969। अगर इसके
अगर इसके संस्थापक की बात करें कि इसरो का संस्थापक कौन है, संस्थापक तो विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई, साराभाई। और इसके अध्यक्ष की बात करें इसरो के, तो अभी रिसेंटली बने हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, ये क्वेश्चन आरओ में पूछा भी था, एस सोमनाथ हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीसी महिला विश्व कप, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा, अपना इंडिया करेगा। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अगर आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें, इसके हेडक्वार्टर की, तो वो कहाँ पर है? दुबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। अगर बात करें आईसीसी के हेड कौन है, हेड कौन है, तो ग्रेग बर्कले हैं, ग्रेग बर्कले, बर्कले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लगे हाथ एक और आपको करंट का रिवीजन करा दे रही हूँ। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में। कहाँ होगा? बांग्लादेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में, किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया? किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय ने स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया? तो किस राज्य? हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है हरियाणा के सीएम? वो हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के कौन है? खट्टर जी हैं। ऐसे याद कर लीजिए, हरियाणा के खट्टर हैं, हरियाणा के खट्टर। तो यहाँ के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने हरियाणा के कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में, गुरुग्राम में यहाँ पर स्मार्ट ई बीट की क्या की है? स्मार्ट ई बीट की शुभारंभ किया है। तो ये स्मार्ट ई बीट का शुभारंभ किया है। पुलिस के 119 कितने 119 पुलिस के 119 मोटरसाइकिल जो बाइक्स हैं राइडर, शहर के चप्पे चप्पे की ये क्या करेंगे? निगरानी करेंगे। और उन्होंने इस सिस्टम से जुड़े जो पुलिस के 119 मोटरसाइकिल राइडर को क्या किया? हरी झंडी दिखा करके रवाना किया इस स्मार्ट ई बीट सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर? इसमें क्या होगा? ये जो ई बीट प्रणाली है, ये शहरी क्षेत्र में स्थित जो 33 पुलिस थाना है, यहाँ पर जो 33 पुलिस थाना क्षेत्र है, इसको ये क्या करेगी? कवर करने वाली है। और इसमें जो 119 मोटरसाइकिल राइडर क्या होंगे? तैनात होंगे। इस 33 थाना क्षेत्र में 119 जो हैं, ये 100 बाइक राइडर्स क्या हैं? वो पुलिस मोटरसाइकिल राइडर तैनात होंगे। और प्रत्येक मोटरसाइकिल राइडर पर 2 पुलिसकर्मी होंगे। प्रत्येक बाइक पर इस पे 2 पुलिसकर्मी होंगे। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दिन में 3 शिफ्ट में 714 पुलिसकर्मी राइडर इस पर ड्यूटी देंगे इसके ई बीट सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर? और यहाँ पे क्या होगा? इसमें अगर ये कहाँ कहाँ तैनात होंगे? एटीएम हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, वरिष्ठ नागरिक के घर हो गए, कॉलेज, अपराध प्रभावित क्षेत्र, इन सभी जगह पे ये सब क्या होंगे? तैनात होंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हरियाणा के बारे में पढ़ने। इसका मैंने स्मार्ट ई बीट सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसके अंतर्गत इसके तहत देखा जाए तो 2056 सेंसिटिव जोन की पहचान की गई है। 2056 संवेदनशील लोकेशन की पहचान की गई है, जहाँ पे ये 714 पुलिसकर्मी राइडर पर ड्यूटी देंगे। ये इतना क्लियर किया गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल वह हैं बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। अगर यहाँ के राजधानी आप लोग को पता ही होगा, चंडीगढ़ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, किस राज्य के पुलिस आयुक्त? तो गुरुग्राम, हरियाणा का जो गुरुग्राम है, यहाँ की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन है? हरियाणा के गुरुग्राम की पहली महिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टार बना के लिखिएगा। ये मैंने करंट में डिस्कस किया था। गुरुग्राम की फर्स्ट महिला पुलिस आयुक्त कौन है? कला रामचंद्रन।
तो ये भी मनोहर लाल खट्टर जी के साथ थी। इन लोगों ने मिल करके इसकी शुरुआत की, कला रामचंद्रन। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये क्लियर कर दिया। अब हरियाणा में एक और योजना स्टार्ट की गई थी रिसेंटली, ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना ये कहाँ की है, पूछ ले। ई अधिगम योजना किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा से संबंधित है। और ग्रेन एटीएम ये किससे संबंधित है, ग्रेन एटीएम, भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ये गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये भी स्टार बनाने वाला क्वेश्चन है। और द्वारका एक्सप्रेस अभी रिसेंटली ये भी किया गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेस है, पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। ये कौन सा है, द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये कहाँ है, हरियाणा और दिल्ली और हरियाणा के बीच में ये किया जाएगा। और टोटल कितने किलोमीटर, 29 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मैंने रिवीजन के तौर पे ये सब बता रही हूँ, ये सब ऑलरेडी आपको मैंने बताया था। और सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया था, जिसकी थीम राज्य कौन था, जम्मू कश्मीर था, और पार्टनर देश कौन था, उज्बेकिस्तान था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित है आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा बख्तरबंद स्वदेशी वाहन, क्विक रिएक्शन फाइटिंग क्विक यहाँ लिखा है। तो अभी देखिएगा, इसी में आपका क्लियर हो जाएगा, इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चर्चा में रहा बख्तरबंद स्वदेशी वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, QRFB, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम का निर्माण किसने किया है, तो किसके द्वारा किया गया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना को जो अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन मिले हैं, और ये जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं ये किसने बनाया है, टाटा कंपनी ने बनाई है। और इस गाड़ी का नाम क्या रखा गया है, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम रखा गया है। ये जो है अन्य जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनसे तुलना अगर की जाए तो उस तुलनात्मक रूप से ये तेज चलती हैं, इसी इसका नाम ही रखा गया क्विक का मतलब क्या होता है, तेज, शीघ्र, तेज, ठीक है, फास्ट। तो क्विक यानी तेज ये चलती हैं। इसमें देखा जाए तो असॉल्ट राइफल की गोलियां, बम और बारूदी सुरंगों का कोई असर नहीं होता है। ये बख्तरबंद वाहन जो हैं ये देश के रक्षक की सभी मौसम और इलाके की स्थितियों में लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगी और उनको क्या करेंगी, सिक्योरिटी देंगी, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगी। और ये किसने बनाया, ऑलरेडी आपको बता दिया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये बख्तरबंद वाहन मोनोकोक हल क्या है, ये बख्तरबंद मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये जो बख्तरबंद है वाहन है ये मोनोकोक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल है। क्लियर, ये कैसा है, मोनोकोक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल है, यानी अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग भी पड़ जाए तो इसे कुछ भी असर नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं, और भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है, टाटा को ही बनाया गया है। तो टाटा से संबंधित एक क्वेश्चन और मैंने आपको रिवीजन के तौर पर बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन बनी है, तो कौन बनी है भारतीय दल की ध्वजवाहक, PV सिंधु बनी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होगा, PV सिंधु होंगी। PV सिंधु होने वाले तो थे नीरज चोपड़ा, लेकिन इनको चोट लग गई नीरज चोपड़ा को, तो इसीलिए ये क्या हुए, बाहर कर दिए गए हैं। तो PV सिंधु ही अब क्या होंगी, ये यहाँ की ध्वजवाहक होंगी। और भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें, भारत की तरफ से 164 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और ये जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स है ये पहली बार स्टार्ट हुआ था 1930 में, पहली बार
ये पहली बार 1930 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी। और 2022 कहाँ हो रहा है? 2022 का बर्मिंघम में हो रहा है। और बर्मिंघम कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम है। तो और ये जो है 4 साल में आयोजन होता है, हर 4 साल पर ये आयोजित होता है। इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में प्रदेश का पहला है, तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। तो प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान, देश का, हमारे भारत देश का तीसरा है, और उस राज्य का क्या है? राजस्थान के का कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित कराने के लिए स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस राज्य में? तो किस राज्य में है? राजस्थान। तो राजस्थान में प्रदेश का पहला है और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए अभी क्या किया गया है? जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं रमेश चंद्र मीणा की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक MOU पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया है। राजस्थान ग्रामीण, जिसको क्या बोलते हैं? राजीविका बोलते हैं, राजीविका शॉर्ट में बोलते हैं राजीविका। तो राजीविका मतलब राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में इस MOU पर जो राजीविका की ओर से राज्य मिशन निदेशक मंचू राजपाल और तेलंगाना की तरफ से स्त्री निधि के MD जी विद्यासागर रेड्डी ने इस पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। अब इसमें होना क्या है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष में कुल कितने? 50 करोड़, 2 वर्ष में कुल 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और भारत सरकार से 110 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए केंद्र सरकार को प्रेषित किए गए हैं। राजस्थान की तरफ से 50 करोड़ राजस्थान सरकार के, और भारत सरकार से 110 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि महिला निधि के माध्यम से क्या किया जाएगा? 40,000 रुपये तक का ऋण जो है, बस यही आपको पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसी पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 40,000 रुपये तक का ऋण जो होगा वो 48 घंटे के अंदर, 40,000 तक का ऋण 48 घंटे में, और इससे अधिक राशि के ऋण 15 दिन की समय सीमा में वितरित हो जाएंगे। महिला निधि के माध्यम से 40,000 रुपये तक का ऋण 48 घंटे में, और इससे ज़्यादा की राशि का ऋण होगा तो उसके लिए 15 दिन का समय मिलेगा, 15 दिन का समय मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे होगा क्या? ये जो सारा काम किया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इससे ये होगा कि राजीविका के स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होंगी उनके आर्थिक सशक्तिकरण को क्या मिलेगा? बल मिलेगा, और उन्हें अपने उद्यम के लिए ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। उनको ऋण प्राप्त करने में क्या होगी? आसानी होगी। महिलाओं को शीघ्रता से लोन मिल सकेगा, उनका सशक्तिकरण होगा। इसीलिए ये क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN, ये भी स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है? ओरंग नेशनल पार्क ने जीता है। कौन जीता है? ओरंग नेशनल पार्क ने ये जीता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। किसने जीता? ओरंग नेशनल पार्क। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ ओरंग नेशनल पार्क? ये असम में है, असम राज्य में है। तो किसके द्वारा? IUCN के द्वारा, इसे IUCN के द्वारा ये प्रदान किया गया है। ये अवार्ड IUCN के द्वारा प्रदान किया गया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर से बता रही हूँ, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना IUCN की वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और IUCN के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो ग्लैंड में है। अब आपको ये क्वेश्चन उठता है कि ग्लैंड कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं और भी नेशनल पार्क आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। राजस्थान में मैं बोलूँगी, लिखूँगी नहीं, बस आप लोग सुनते जाइए, रिवीजन हो जाए फटाफट। राजस्थान में जैसे केवला देव है, साइबेरियन क्रेन है,
केवलादेव जो है ये साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी के आश्रय स्थल के लिए माना जाता है। ठीक है, रणथंभौर है राजस्थान का सरिस्का है, और मुकुंदरा हिल्स भी राजस्थान का है। घाना पक्षी विहार भी राजस्थान का है। माउंट आबू ये भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर इसकी बात करें मध्य प्रदेश की, तो कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ जो है सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। संजय नेशनल पार्क, माधो नेशनल पार्क, पालपुर कुनो तो अभी नामीबिया से जो लाया जा रहा है चीता, उसके लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा नामीबिया से, तो ये इसलिए फेमस है। कुनो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी ये भी मध्य प्रदेश में है। और आगे गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क से कुछ एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कुनो अभ्यारण्य में बसाने की सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दी है। ये भी इंपॉर्टेंट था, पहले की न्यूज़ है तो मैं बता रही हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश में जैसे नामदफा है, नामदफा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कई बार। पखुई कहाँ पर है? और अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर कहाँ पे? हरियाणा में है। कलेश्वर कहाँ पर है? हरियाणा में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ? यूपी में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। हजारीबाग भी झारखंड में है। और केबुल लामजाओ ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ, ठीक है। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। सिक्किम कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। तमिलनाडु में देख लीजिए तो गल्फ ऑफ मन्नार है, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, मुकुर्थी, गुंडी, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, ये सब तमिलनाडु में है। ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील, ये सब ओडिशा के हैं। मिजोरम में जैसे फमंगपुई है, डम्फा, मुरलेन, ये सब मिजोरम का है। जम्मू कश्मीर का जैसे दचिग्राम है, दचिग्राम एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। हेमेसाई भी आपका, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमेसाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा, सिंगलीला, नेवरा वैली, ये सब पश्चिम बंगाल के हैं। असम का मानस नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क असम में है। राजीव गांधी, ओरंग तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। डिब्रूगढ़ ये भी आपका असम में है। आंध्र प्रदेश का इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, राजीव गांधी, पापीकोंडा, नागार्जुन सागर, पुलिकट झील, ये सब आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना का मुग्रावनी आप याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र का बोरीवली याद रख सकते हैं। तडोबा याद रख सकते हैं। गुगामल याद रख सकते हैं। नवेगांव याद रख सकते हैं। मेलघाट याद रख सकते हैं, ये सारे महाराष्ट्र के हैं। अंडमान की बात करें तो सैडल पीक है नेशनल पार्क, अंडमान का है। महात्मा गांधी मैरीन ये भी आपका अंडमान का है। कैंपबेल, माउंट हैरियट, रानी झांसी, साउथ बटन जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये भी अंडमान निकोबार में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं। पिन वैली, ग्रेट हिमालय, खीर गंगा, इंद्र किला, शिकरी देवी, ये सब आपके क्या हैं यहाँ के हैं हिमाचल प्रदेश के। तो उम्मीद है इतने सारे आपने थोड़ा सा रिवीजन, एक आध बार और रिवीजन करा देंगे तो आपको रट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला ले लिया है? तो किसने लिया है? रशिया ने ले लिया है। घोषणा कर दी है कि हम इसको छोड़ देंगे। तो ये जो ये है अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन है जो आपका, ये अमेरिका और रशिया द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1998 में की गई थी। 1998 दोनों के द्वारा ये स्थापना की गई थी। तो अभी ये रशिया कह रहा है कि क्या घोषणा कर दिया कि हम इसको छोड़ रहे हैं और हम खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा कर रहा है कि हम 2024 तक अपना खुद का नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। तो ये इसलिए न्यूज़ में है, तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। तो चलते हैं, कल का रिवीजन करते हैं। अब अगर प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ जा रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक कर दिया करिए जितने भी व्यूज़ जाते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो क्या है, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। जुलाई 2022 में आयोजित 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल का कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? भारतीय रेलवे के द्वारा जीता गया है।
महाराष्ट्र और रेलवे के बीच में था, जिसमें भारतीय रेलवे जीता है। किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? इंदरमीत गिल को किया गया है, सेकंड नंबर के हैं। और 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे? ये है गुजरात। गुजरात भी चर्चा में बहुत है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया? आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस भी 26 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई 2022 में भारत ने राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई। ये भी ध्यान रखना आपको। जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? दूसरा आयोजित किया जाएगा। UNRWA, जिसको यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट का मुख्यालय कौन सा है? अम्मान और गाजा है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये सेशन समझ में। देखिए आज मैंने मैप भी यहाँ दे दिया है, मैं इसको PDF को शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। सारे मैप मैंने दे दिए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ का भी दे दिया है, तो सब आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर नए लेक्चर्स के साथ मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।